गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे कनाडा में एज़ पीआर आते हैं, एज़ परमानेंट रेजिडेंट आते हैं, तो आपको आने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से काम जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको एक लेटर मिलता है जिसको कहते हैं COPR। तो वो लेटर आपने अपने साथ लेकर आना होता है और बिना उस लेटर के आपको यहाँ पर पीआर नहीं मिलेगी। उस लेटर को लेकर के जब आप यहाँ पर एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो लेटर आपने वहाँ दिखाना होता है। और अगर कनाडा में डिपेंड करता है कि आप कहाँ आ रहे हैं। सपोज़ अगर आप टोरंटो आ रहे हैं और उससे पहले कनाडा में ही किसी दूसरी जगह पर आप पहले फ़्लाइट आपकी आ गई है, तो आपको वहीं पर वो लेटर दिखाना होता है। और जैसे ही आप वो लेटर दिखाते हैं तो उसके बाद आपको उसी काउंटर पर कुछ एक सवाल वो लोग पूछते हैं, उनका आंसर करना होता है, जो कि बहुत सिंपल सवाल होते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है कि क्या आप इंडिया से बाद में भी कुछ लेकर आना चाहेंगे या नहीं, इंडिया से या किसी भी और कंट्री से जहाँ से भी आप आ रहे हैं। तो वो आपको वहाँ पर बताना होता है। तो अगर आप वहाँ पर कुछ भी बताते हैं कि मैं ये सामान इंडिया से लेकर आना चाहता हूँ बाद में, तो वो शायद उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह कम लगती है या नहीं लगती, ये मुझे पक्का नहीं पता कि कम लगती है या लगती ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कस्टम ड्यूटी का काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन मुझे पता चला था कि शायद वो डिक्लेरेशन आप बाद में भी दे सकते हैं कि मैं वो सामान बाद में लेकर भी आ सकते हैं, और अगर बाद में आप डिक्लेयर करेंगे तो तब भी आपको कस्टम ड्यूटी का फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको और काफ़ी सारी ये बातें बताऊंगी कि जब आप यहाँ पर आते हैं कनाडा में, तो आपको आने के बाद क्या क्या कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, स्पेशली एज़ पीआर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, इस वीडियो को लास्ट तक सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपको आखिरी तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं अभी डाउनटाउन में हूँ और डंडा स्ट्रीट पर हूँ। ये अपने आप में मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लोरल ब्यूटी वाली स्ट्रीट लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी रोड पर ये वीडियो बना दूं, जिससे कि आप लोग यहाँ की फ्लोरल ब्यूटी को भी साथ के साथ एंजॉय कर सकें। ये बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग एरिया है डाउनटाउन का, और इतनी ज़्यादा फ्लोरल ब्यूटी रोड पर बहुत कम होती है जितनी यहाँ मैंने देखी है। हालांकि पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कनाडा के डाउनटाउन की ब्यूटी को कवर किया है। तो आप ना सिर्फ मेरी वीडियो में आगे वो सब बातें सुनेंगे जो आपको कनाडा में एज़ पीआर आने के बाद या इवन एज़ स्टूडेंट भी आपको कर लेनी चाहिए, या किसी भी तरह से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो काम जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए। बल्कि मैं आपको साथ के साथ डाउनटाउन के डंडा स्ट्रीट की विज़िट भी करवा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक बार एयरपोर्ट से आने के बाद जब आप अपने घर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर हेल्थ कार्ड अप्लाई करना होता है। हेल्थ कार्ड के लिए आपको यहाँ पर सर्विस ओंटारियो में जाना होता है, और सर्विस ओंटारियो में के ऑफ़िस यहाँ पर
काफ़ी खुले हुए हैं। अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं, ओंटारियो स्टेट में आ रहे हैं तो सर्विस ओंटारियो में जाएंगे। लेकिन अगर आप कनाडा की किसी और स्टेट में जा रहे हैं या किसी और सिटी में जा रहे हैं जिसका स्टेट डिफरेंट है, तो उस सिटी के स्टेट में आप जाएंगे। कनाडा जो है अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है और स्टेट्स के अंदर डिफरेंट सिटीज़ हैं। तो आपने ये चेक करना है कि हमने कहाँ जाना है। सपोज़ मैं टोरंटो में हूँ, तो टोरंटो ओंटारियो स्टेट के अंदर आता है। तो यहाँ सर्विस ओंटारियो में जाना होता है। वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ भीड़ भी हो सकती है और थोड़ा रश कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली वहाँ पर अगर आप टाइम से चले जाएंगे तो आपका नंबर आ जाता है। तो सर्विस ओंटारियो में जाने के बाद आपको हेल्थ कार्ड अप्लाई करना होता है और वहाँ पर बहुत ही थोड़े समय में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो आपका हेल्थ कार्ड अप्लाई कर देते हैं और बहुत ही थोड़े समय में आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है। तो बाय चांस लकीली मैं एक बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग एरिया में आ गई हूँ डाउनटाउन के, और वो है यंग स्ट्रीट डाउनटाउन में है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉल है जो है ईटन सेंटर, और ये बहुत फेमस है। साथ में यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। डाउनटाउन का टोरंटो का ये एक बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग एरिया है। और यहाँ आप देख रहे थे कि रोड साइड पर ही बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चल रहा था। आई होप आपने वो म्यूज़िक एंजॉय किया होगा। सो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट फर्दर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ आने के बाद आप हेल्थ कार्ड अप्लाई करेंगे, तो सर्विस ओंटारियो में सिर्फ हेल्थ कार्ड अप्लाई होगा और उसके बाद वो हेल्थ कार्ड कुछ टाइम के बाद आपके घर आ जाता है। और वो हेल्थ कार्ड आने के बाद आपका यहाँ पर अगर आप किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं या फिर अगर कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो वो फ्री होता है। आपका मेडिकल उसके बाद फ्री हो जाता है। लेकिन आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मेडिसिन्स कवर नहीं होती हैं। मेडिसिन्स आपको खुद अपने आप ख़रीदनी होती हैं।
उसके लिए आपको अलग से इंश्योरेंस लेना होता है। अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस ले सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आपको टोटल मेडिसिन की कॉस्ट जो भी होगी वो खुद बियर करनी होगी। हेल्थ कार्ड आपके घर आ जाता है और उसके बाद नंबर आता है बैंक अकाउंट का। कनाडा के अंदर जैसे मैंने बताया सब कुछ बहुत रेगुलेटेड है। आपका यहाँ पर बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आते ही आपको यहाँ पर अपने बैंक में अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। और शायद ये सुनकर आपको खुशी भी होगी और शायद आश्चर्य भी होगा कि जब यहाँ पर आप अपने बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स देता है। कुछ एक कंपनी से उनका शायद कोलैबोरेशन भी होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा बैंक क्या इंसेंटिव्स दे रहा है। जो भी बैंक आपको ठीक लगे उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और साथ में जो भी इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या आपको मिलेगा या नहीं। आपकी एलिजिबिलिटी देखकर वो क्रेडिट कार्ड वगैरह भी साथ के साथ अप्लाई कर देते हैं। तो बैंक का अकाउंट खुलने के बाद उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, वो है आपका सिन नंबर। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, इस तरह से यहाँ पर एक सिन नंबर होता है। आपको कोई भी जॉब करनी है, आपने कोई भी पेमेंट लेनी है किसी भी कंपनी से, किसी भी एम्प्लॉयर से, तो उसके लिए आपको सिन नंबर की ज़रूरत होगी। सिन नंबर के बिना आपको यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ़ द अच्छी कंपनीज़ हैं वो जॉब नहीं देंगी, क्योंकि टैक्स फाइलिंग के लिए सिन नंबर होना ज़रूरी है। तो सिन नंबर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली ऑफिस में जाकर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड पसंद करेंगे। जैसे ही आपको सिन नंबर मिल जाता है उसके बाद आप कोई भी जॉब सर्च करना चाहें जॉब सर्च कर सकते हैं, अपनी कंपनी खोलना चाहें अपनी कंपनी खोल सकते हैं, कोई घर खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम आप सिन नंबर मिलने के बाद ही कर सकते हैं, और सिन नंबर कंपल्सरी है। जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, हालांकि डिटेल में मैं कभी बाद में इसके बारे में बात करूँगी।
लेकिन कनाडा में जॉब सर्च करना कंपैरेटिवली आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी। आसान इसीलिए है कि यहाँ पर काफ़ी बार जॉब फेयर्स होते रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वहाँ पर डिफरेंट कंपनियों के रिक्रूटर्स भी आते हैं और बहुत सारी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको जॉब सीख करने में हेल्प करती हैं। इवन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जहाँ पर वो आपका बायोडाटा या आपका रिज्यूमे आपको तैयार करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप चाहें तो उनकी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेल कर सकते हैं, जो कि शायद ये फैसिलिटी कई कंट्रीज़ में नहीं होती, इंक्लूडिंग ओंटारियो गवर्नमेंट की भी कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सिर्फ जॉब सर्च करने में आपकी हेल्प करते हैं और आपका रिज्यूमे बनाने में भी हेल्प करते हैं। फिर कभी जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अलग से बात करूँगी। लेकिन जब भी आप जॉब सर्च करने के लिए जाएंगे तो नॉर्मली वो पहले आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास सिन नंबर है। अगर आपके पास सिन नंबर है तो आपको वो ज़्यादा अच्छी तरह अटेंड करेंगे और आपको जॉब सीख करने में भी हेल्प मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि टोरंटो में बहुत सुंदर कलर के पेड़ हैं जो मैं साथ के साथ आपको दिखाना चाहती हूँ। गर्मियों का मौसम ख़त्म हो चुका है, फॉल यहाँ शुरू हो चुका है, पेड़ों के रंग बदल गए हैं, पेड़ों के पत्तों के रंग बदल गए हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी पत्ते झड़ने भी शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग कलर्स के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे येलो कलर्स और इंक्लूडिंग रेड कलर जो मैंने पहले कवर किया था। तो साथ के साथ आप ये कलर्स भी यहाँ के एंजॉय कीजिए। उसके बाद बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नॉर्मली जब हम इंडिया से या किसी भी कंट्री से आते हैं तो बहुत से लोग हैं जिनको नॉर्मली गाड़ी में ही घूमने की आदत होती है। तो अगर वो चाहते हैं कि हम किसी और कंट्री के लाइसेंस से यहाँ पर ड्राइव कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पर तुम्हें यहाँ के ड्राइविंग का टेस्ट क्लियर करना होता है। क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आप यहाँ के प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें ड्राइविंग सीखने में, या फिर अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जो पहले से ही
ड्राइविंग में एक्सपर्ट है और अगर वो आपको ड्राइविंग सिखाने को तैयार है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से सीखने के बावजूद भी आप थोड़ी सी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो आपको जो हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड भी आपको ना बता पाए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा और दोबारा से आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, दोबारा से सारी मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा यही है कि आप ड्राइविंग टेस्ट फर्स्ट चांस में क्लियर करने की कोशिश करें। और जिससे कि आपको बार बार टेस्ट ना देना पड़े। अगर आप चेक करेंगे गूगल में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट का पास करने का रेशियो भी कंपैरेटिवली ठीक भी है, लेकिन फेल भी बहुत लोग होते हैं। तो अच्छा यही है कि जब भी आप टेस्ट दें पूरी तैयारी के साथ दें। और एक बात जो मैं और शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि एक बार ड्राइविंग का टेस्ट क्लियर करने के बावजूद भी यहाँ पर ड्राइविंग के टेस्ट के लेवल्स हैं। आपका पहले एक लेवल टेस्ट का क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद शायद विदिन 5 इयर्स आपको दोबारा से फिर टेस्ट देना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए ड्राइव कर सकते हैं। और अगर दोबारा आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपको सारे टेस्ट दोबारा से ड्राइविंग के देने पड़ते हैं। हालांकि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप किसी भी एक्सपर्ट से इस बात को दोबारा से अपने लेवल पर कंफर्म कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं कनाडा की आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ, ये देखिए कि ये टोरंटो की एक बहुत बिज़ी रोड है, लेकिन यहाँ पर सड़क पर ही कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हुई हैं और ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कोई इनको ड्राइव नहीं कर रहा है। इतने बिज़ी एरिया में गाड़ी देखकर एक सवाल मन में आता है कि क्या इनका चालान नहीं होगा? ये रोड साइड पे खड़ी करने की परमिशन इनको कैसे मिलती है? क्या कोई इनको रोड साइड पे गाड़ी खड़ा करने से मना नहीं करता? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हर चीज़ बहुत रेगुलेटेड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग के लिए प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। यहाँ मेन रोड के ऊपर ही आपको पार्किंग करने के लिए यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होती है, जो कि पार्किंग फ़ीस है। और ये पार्किंग फ़ीस भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लिखी हुई है $3 पर आवर। और इवन टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं। तो जब यहाँ के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर देते हैं
तो आपकी गाड़ी का यहाँ पर कोई चालान नहीं होता, और ये पेमेंट आपने ऑनलाइन ही करनी है। यहाँ पर कोई बैठा नहीं हुआ है जिसको आप पेमेंट कर देंगे, या यहाँ पर कोई भी आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है। टोरंटो के अंदर मैंने बहुत ही कम ट्रैफिक पुलिस देखी है, रादर मैंने ऑलमोस्ट नील देखी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने अब तक नहीं देखी तो शायद आपको अचरज होगा। यहाँ नॉर्मली सभी अपने आप ही पार्किंग प्रॉपर प्लेस पे करते हैं और पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है। क्या आप भी अपने कंट्री में ऐसा सिस्टम चाहेंगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे कंट्री में भी या सभी कंट्रीज़ में, सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस तरह की अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे सिटीज़न्स को मिल सके। तो अभी मैंने इतना कुछ बताया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ में ये बताने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जॉब कैसे मिलती है, आपने कहाँ जाना है, किसको अप्लाई करना है, और कहाँ पर वो प्रोग्राम होते हैं, क्या आपने साथ लेकर जाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और एक ही बार में आपके मैक्सिमम काम हो जाएं। तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना जो वक्त है वो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियोस बनाने में लगाऊं, जिससे ना सिर्फ आप खूबसूरत टोरंटो को एंजॉय कर सकें, बल्कि आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सामने अभी वाइट लाइट होगी। जब यहाँ वाइट लाइट होगी तो यहाँ से पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर सकते हैं और सारा ट्रैफिक आप देख रहे हैं रुक जाता है। आप देख रहे हैं पीछे कितना ट्रैफिक है। लेकिन जब सामने अभी ये ऑरेंज या रेड कलर की लाइट है, ये शायद आप देख पा रहे होंगे, तो जब यहाँ पर वाइट लाइट हो जाएगी तो ये सारा ट्रैफिक जितना भी आप देख रहे हैं पीछे तक बहुत लंबा ट्रैफिक है, ये सारा का सारा ट्रैफिक रुक जाएगा और पेडेस्ट्रियन आराम से, पैदल चलने वाले बड़े आराम से यहाँ से सड़क क्रॉस करके निकल सकते हैं। तो आपको यहाँ का ये पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वालों के लिए भी जो इन्होंने इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी हुई हैं वो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सामने आप देख रहे हैं अभी सामने एक ईडन गार्डन आने वाला है। ईडन गार्डन में बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर के पेड़ अभी लगे हुए हैं और फॉल के मौसम की वजह से उन पेड़ों का कलर बिल्कुल बदल गया है। मैं वीडियो को ख़त्म करने वाली थी, लेकिन मैं फिर कभी दोबारा से उसको
कवर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।